नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे, जो आप देखें हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी में के सिलेबस में सामान्य जागरूकता वाला में भारत के पड़ोसी देश वाला टॉपिक दिया हुआ है, उससे जो प्रश्न आए हुए हैं और इसी तरह से जो जो जैसे जैसे पूछा गया है, तो चलिए इनमें पूछा है 2016 में कि इनमें से कौन सा नेपाल का प्रथम महिला राष्ट्रपति है। बताइए। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं कि विद्या देवी भंडारी जी बनी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक बार इसको देख लीजिए कि यूपी ट्रिपल एस सी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। इससे आपको मैंने अपनी तैयारी में मदद मिलेगी कि आप किस प्रकार के प्रश्नों पर फोकस करें। कम्युनिस्ट नेता विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, ठीक ना। उन्होंने वर्ष 2008 में चुने गए राष्ट्रपति रामवरण यादव का स्थान लिया, जिन्हें नेपाल के गणराज्य घोषित होने के बाद पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। मार्च 2018 में विद्या देवी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रपति चुना गया। तो विद्या देवी भंडारी जो है अभी वर्तमान में भी हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं 2021 में, तो नेपाल की राष्ट्रपति हैं और ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती हैं नेपाल की। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है। बताइए, भूटान का वर्तमान राजा कौन सा है। तो ये जो पूछा हुआ था 2015 का क्वेश्चन है। बताइए। तो भूटान के जो राजा हैं जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। चलिए आगे चलते हैं। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हो गए। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के वर्तमान राजा हैं। 21 फरवरी 1980 को जन्म में जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक भूटान के 5वें राजा हैं। इनके पिता जिग्मे सिंगे वांगचुक ने दिसंबर 2016 को पश्चिमी सिंहासन को त्याग दिया था। तो इससे पहले इनके पिताजी थे जिग्मे सिंगे वांगचुक। अब जो है खेसर साहब हैं, पहले सिंघे साहब थे। सिंघे इनके पिता थे खेसर जी के। तो आपको जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक याद रखना है, ये भूटान के राजा हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और देश, राजधानी और मुद्रा। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। बताइए। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं, तो दोस्तों नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो पीके राय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट देखते रहिए कि मध्यम स्पेस बनाए रखना जरूरी है। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता प्रदीप कुमार राय हैं। इस नए राष्ट्रगान को 3 अगस्त 2007 को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। तो हम लोग जिस समय आज़ाद हुए थे, जिस प्रक्रिया से गुजर रहे थे, नेपाल बहुत जल्दी गणतंत्र हुआ है। इससे पहले वहाँ राजतंत्र चलता था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ शहर है उसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी माना जाता है। देखिए लोअर 2019 में पूछा गया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी है। ब्रिस्बेन जो है क्वींसलैंड की राजधानी है, तथा होबार्ट तस्मानिया की राजधानी है। होबार्ट जो है तस्मानिया की राजधानी है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी है, और होबार्ट जो है तस्मानिया की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देश राजधानी, यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए तंजानिया की राजधानी क्या हो गई, डोडोमा। A3 2 जगह दिया हुआ है, इन्हीं में से आपका आंसर होगा। केन्या का नैरोबी B2 एक जगह दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी को भी मिला लीजिए। नामीबिया की राजधानी विंडहोक होती है, विंडहोक। और मोरक्को की राजधानी रबात।
ये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए इसको आप लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर तंजानिया की डोडोमा, केन्या का नैरोबी, नामीबिया का बिंदुक और मोरक्को का रबात। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अबू धाबी की राजधानी है। अबू धाबी किसकी राजधानी है बताइए। अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है, यूएई की। जो यूएई कंट्री देखते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी। चलिए आगे चलते हैं। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। माले की राजधानी है, किसकी राजधानी है माले बताइए। माले जो है मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में छोटे देश मालदीव के करीब 1190 द्वीप कुदरत के किसी नज़ारे से कम नहीं। माले मालदीव की राजधानी है। माले जो है 1190 द्वीप हैं छोटे छोटे। माले मालदीव की राजधानी है। पारंपरिक रूप से यह प्राचीन मालदीव शाही राजवंश का प्रायद्वीप था, राजद्वीप था। पारंपरिक रूप से यह प्राचीन मालदीव शाही राजवंश का राजद्वीप था। तो मालदीव की राजधानी माले हो गई। यह हिंद महासागर में स्थित है मालदीव। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है बताइए, फटाफट आंसर करिए। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में स्थित है। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। और स्टॉकहोम जो है इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। स्वीडिश भाषा इसकी भाषा है, राजभाषा है। स्वीडन एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है। स्वीडन एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है बताइए। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, तो वही आपका यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से बीच में 5वें स्थान पर ब्राजील स्थित है। विश्व के सबसे बड़े देशों के क्रम इस प्रकार से हैं। पहले स्थान पर रूस हो गया, दूसरे पर कनाडा हो गया, तीसरा पर अमेरिका हो गया, चौथा पर चीन हो गया, पांचवा पर ब्राजील हो गया, छठवां पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, सातवां पर आपका भारत है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप याद रखिए भारत आपका 7वें नंबर पर है। 2015 के निम्नलिखित में से किसे सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया बताइए। सार्क की सांस्कृतिक राजधानी। सार्क की सांस्कृतिक राजधानी किसको चुना गया है बताइए। तो बामियान अफगानिस्तान में स्थित है। बामियान जो है अफगानिस्तान में स्थित है। इसको सार्क की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 18-19 के लिए सांस्कृतिक राजधानी थिम्पू भूटान को चुना गया है। थिम्पू जो भूटान की राजधानी है, तो वही कह रहा है कि ये तो 15 के लिए बामियान था, लेकिन 18-19 के देख लीजिए। 18-19 के लिए सांस्कृतिक राजधानी थिम्पू भूटान को चुना गया है। लेटेस्ट उसको देखिए। यहाँ से ये आपको गेस करने में हेल्प सहायता मिलेगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से भी। हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है बताइए। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया श्रीलंका को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। मलेरिया मुक्त घोषित किया गया श्रीलंका को। जून 2018 में WHO द्वारा पराग्वे और उज्बेकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया।
19 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो सबसे लेटेस्ट याद रख लीजिए, 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो श्रीलंका भी हो गया है, और पराग्वे और उज्बेकिस्तान भी हो गया है, अल्जीरिया भी हो गया, अर्जेंटीना भी हो गया। ये सब याद रखिए, पूछ लेगा कि किसको मलेरिया घोषित नहीं, मलेरिया फ्री घोषित नहीं किया गया है। तो श्रीलंका हो गया, पराग्वे हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, अल्जीरिया और अर्जेंटीना। किन किन देशों ने 2015 को मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, बताइए। मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसमें था ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स वाले जो कंट्री हैं, ये मास्को डिक्लेरेशन पर घोषणा साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। और मास्को जो है रूस की राजधानी है। मास्को में संपन्न तीसरे ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मंत्री बैठक में मास्को घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए। ये जो ब्रिक्स वाले सभी कंट्री हैं पांचों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सलोम जुराबिस्लवी विली को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जिन्हें पदभार संभाला है, बताइए। तो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? सलोम जुराबिस्वली। ये जो है जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति इनको चुना गया है, सलोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सलोम जुराबिस्वली जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। उन्होंने प्रतिनिधित्व कराया, 18 को पदभार ग्रहण किया है। तो जॉर्जिया की राष्ट्रपति हैं, जॉर्जिया यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जून 2018 में तुर्की के राष्ट्रपति फिर से चुनाव में जीते और अब तुर्की के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, बताइए। तो तुर्की का राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीता है? रिसेप तैयप एर्दोगन। रिसेप तैयप एर्दोगन जो है तुर्की के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। रिसेप तैयप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रिसेप तैयप एर्दोगन तुर्की के चुनाव में राष्ट्रपति चुना गया। एर्दोगन 3 से 14 तक तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में तथा इतने से इतने तक इस्तांबुल के मेयर के रूप में कार्य किया। वह 2012 तक तुर्की के राष्ट्रपति हैं। 2012 से तुर्की के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में उन्होंने तुर्की में स्थित विश्व विख्यात हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में परिवर्तित किए जाने की घोषणा की। तो म्यूजियम को मस्जिद में परिवर्तित किए गए। तो ये पूछा गया कई परीक्षाओं में कि ये जो म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो तुर्की में हागिया सोफिया म्यूजियम, ये तुर्की में है। इसको, ये म्यूजियम था, इसको मस्जिद में बदल दिए हैं। एर्दोगन साहब, रिसेप तैयप एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, बताइए। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो बताइए यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो वही, ये जब प्रश्न पूछा गया था उस समय थेरेसा मे थी, लेकिन अब जो है बोरिस जॉनसन है। अब जो वर्तमान में जो बोरिस जॉनसन साहब हैं, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा था उस समय थेरेसा मे थी। थेरेसा मे जो है ब्रेग्जिट वाले मुद्दे पर इस्तीफा दे दी थी। चलिए आगे चलते हैं। थेरेसा मे यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री रहीं। वह यूके की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। यूके के मार्गरेट थैचर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो मार्गरेट थैचर पहली थी और थेरेसा मे दूसरी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2019 को बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों।
भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। पणजी किस राज्य की राजधानी है बताइए। पणजी जो है किस राज्य की राजधानी है? आप सभी जानते हैं कि ये गोवा की राजधानी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघशासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या है। अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, लेकिन इनको साथ साथ पुकारा जाता है। तो यही पूछा गया है कि निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है बताइए। तो एक्चुअली जो देखें निकोबार में जो है 22 द्वीप हैं, लेकिन ऑप्शन में 22 न देने के कारण या तो आप 19 टिक कर सकते हैं या इसको गलत उत्तर वाले प्रश्न में ले सकते हैं, ठीक है ना। निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या जो है 22 है, जबकि अंडमान में 550 है। अंडमान में 550 है। अंडमान में 550 और निकोबार में 22, कुल मिलाकर होते हैं 572। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में स्थित समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें से 550 अंडमान में और 22 निकोबार द्वीप समूह में द्वीप पृष्ठ, ठीक है ना। तो 550 अंडमान में और 22 निकोबार में है और कुल मिलाकर 572 हैं। चलिए आगे चलते हैं। ढलाई और ऊनाकोटी राज्य के जिले हैं, किस राज्य के जिले हैं? ढलाई और ऊनाकोटी किस राज्य के जिले हैं बताइए। ये जो है त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ढलाई और ऊनाकोटी जिले त्रिपुरा राज्य में हैं। इन दोनों जिलों के मुख्यालय क्रमशः अम्बासा और कैलासर हैं। वर्तमान में त्रिपुरा में 8 जिले हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी त्रिपुरा है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला दक्षिणी त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा जो राज्य है उसमें 8 जिले हैं और ढलाई और ऊनाकोटी उन्हीं 8 में से 2 हैं। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी त्रिपुरा और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला दक्षिणी त्रिपुरा है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है बताइए। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अंडमान निकोबार 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, ठीक है ना। तो आप ये जान गए हैं कि 572 में 550 प्लस 22 का समीकरण चल रहा है अंडमान और निकोबार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा 5 राज्यों में नहीं है? तो आपकी पूछ रहा है कि 82.5 डिग्री जो है भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो 5 राज्य से होकर गुजरता है। ये कह रहा कि इनमें से किससे होकर के नहीं गुजरता है बताइए। तो सीधे सीधे दिख रहा है, जब ये इलाहाबाद से ऐसे सीधा होकर के गुजरता है तो इलाहाबाद और इधर फिर बिहार हो जाता है, तो बिहार से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय मानक मेरिडियन ग्रीनिच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया, जो प्रयागराज मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरता। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। बिहार से नहीं गुजरता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है बताइए। आकार में सबसे बड़ा है तो ये पांडिचेरी जो देखते हैं आकार में सबसे बड़ा है। चलिए आगे पर चलते हैं दोस्तों।
पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं, वैसे अब पुदुचेरी कहते हैं, क्षेत्रफल, राज्य क्षेत्रफल आकार में सबसे बड़ा है जनगणना के अनुसार। लक्षद्वीप की 30, पांडिचेरी की 490 वर्ग किलोमीटर, दमन द्वीप की 111, चंडीगढ़ का 114। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पांडिचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद दमन द्वीप, उसके बाद लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? देखिए फिर पूछ लिया, सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करिए। तो अभी हम लोग देखे हैं पांडिचेरी पहले स्थान पर, दूसरे गढ़चंडी, और हमें लगता था कि दमन द्वीप किसे, कौन से, दमन द्वीप जो तीसरे स्थान पर था, और ये जो लक्षद्वीप जो है चौथे स्थान पर है। लक्षद्वीप की क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है ही, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए पांडिचेरी 490, चंडीगढ़ 114, दमन और दीव 111, लक्षद्वीप 30। उल्लिखित है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी उपयुक्त राज्य में पांडिचेरी ही सबसे बड़ा संग्रह क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से पांडिचेरी या पुडुचेरी सबसे बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर करिए फटाफट। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है मणिपुर में बनाई जा रही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 2018 में मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय 2018 में खेल पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। तो भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है मणिपुर में बनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और ये केंद्रीय विद्यालय होगा, विश्वविद्यालय होगा। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है, बताइए। सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश सौर ऊर्जा से, बताइए। तो ये होगा दीव। दमन और दीव में जो दीव है वहाँ पर सोलर एनर्जी से पूरा काम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दीव जो है भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अब दीव 100% से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। पूरे द्वीप का भौगोलिक क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 50 एकड़ भूमि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। 50 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई पंजीकरण प्रदान किया है। मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो वही पूछ रहा है कि मयूर भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये जो केरल में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसको गुड़ के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, मयूर गुड़ के लिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मयूर गुड़ को 2019 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अंग्रेजी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। जीआई टैग या पहचान एक ऐसी वस्तु को, उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है या तो किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है, ठीक है। विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। तिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेतक
प्राप्त हुआ है। शीर्षी सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है, बताइए। शीर्षी सुपारी को भी जीआई टैग दिया गया है, तो यही पूछ रहा है कि शीर्षी सुपारी कौन से राज्य में, ये कर्नाटक राज्य में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शीर्षी सुपारी कन्नड़ जिले येलापुर दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला, दार्जिलिंग टी जीआई प्राप्त करने वाला राज्य है। तो ये जो है दार्जिलिंग को चाय का जीआई टैग दिया गया है, ठीक ना। और सुपारी का किसको दिया, कर्नाटक का। अब देखिए भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। चलिए इसको फटाफट आंसर करिए। तो इसमें बताइए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है कौन। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वही बताइए। पेमा खांडू जी हैं, पेमा खांडू। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मुख्यमंत्री के रूप में पेमा खांडू को राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने शपथ दिलाई। अरुणाचल प्रदेश की 60 संसदीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें प्राप्त हुई, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें प्राप्त हुई। और पेमा खांडू जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिया, बताइए। तो ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं, आप सभी लोग इनको जानते हैं, खट्टर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बताइए। कर्नाटक के राज्यपाल के बारे में पूछा गया है आपसे। तो कर्नाटक के राज्यपाल बजू भाई वाला, बजू भाई रुद्र भाई वाला, इनको बजू भाई वाला कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल बजू भाई रुद्र भाई वाला, इसके पूर्व वो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष थे। बजू भाई वाला भाई जो है कर्नाटक के राज्यपाल हैं। मोहम्मद मुफ्ती सईद, जिन्हें जम्मू कश्मीर स्टेडियम में थे, मोहम्मद मुफ्ती सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद, बताइए राज्य के कौन से मुख्यमंत्री थे। 2015 में इनको शपथ दिलाया गया था। ये राज्य के 12वें मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो महबूबा मुफ्ती यासीन थी। मुफ्ती मोहम्मद का निधन हो गया था और उनकी ये बेटी महबूबा मुफ्ती हैं, उनके बाद बनी थी। उसके बाद फिर जो भारत सरकार जो है क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को बांट दिया। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, तो ये याद रखिए 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों।
तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को दोस्तों एक सेपरेट वीडियो में हम लोग देखते हैं, और यहाँ से आपको दिवस वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण दिवस पूछे गए हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद।